दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जिनका आकार देखकर दिमाग अपने आप रुक जाता है। रूस उन्हीं में से एक है। नक्शे पर नजर डालो तो ये किसी देश जैसा नहीं बल्कि एक पूरे महाद्वीप जैसा लगता है। इतना बड़ा कि इसमें 11 टाइम जोन आते हैं। इतना फैला हुआ कि यूरोप से शुरू होकर एशिया के आखिरी सिरे तक चला जाता है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि रूस आज इतना बड़ा है। असली सवाल ये है कि रूस इतना बड़ा बना कैसे। क्या रूस हमेशा से इतना विशाल था? क्या ये सब अचानक हुआ या इसके पीछे कोई मजबूरी थी? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें आज से नहीं बल्कि करीब 1000 साल पीछे जाना होगा। आज से लगभग 1000 साल पहले रूस नाम का कोई विशाल देश नहीं था। उस समय ये इलाका अलग अलग स्लाविक जनजातियों में बटा हुआ था। इनका कोई एक राजा नहीं था, कोई मजबूत सेना नहीं थी और ना ही कोई तय सीमा। लेकिन ये लोग गरीब नहीं थे। इनके पास खेती थी, व्यापार था और रहने के साधन थे। कुल मिलाकर ये एक सामान्य लेकिन ठीक ठाक जीवन जीने वाला समाज था। समस्या लोगों में नहीं थी, समस्या जमीन में थी। ये पूरा इलाका लगभग पूरी तरह खुला हुआ मैदान था। इस क्षेत्र के ज्यादातर हिस्सों में ना ऊंचे पहाड़ थे और ना ही कोई बड़ा समुद्र जो बाहर से आने वाले हमलों को रोक सके। कोई ऐसी प्राकृतिक रुकावट नहीं थी जो दुश्मन की सेना को आगे बढ़ने से रोक पाए। अगर कोई दुश्मन इस जमीन पर हमला करता तो उसे रोकने के लिए स्लाविक लोगों के पास कुछ भी नहीं था। सेना सीधे अंदर तक पहुंच सकती थी और इतिहास में ऐसी खुली जमीन हमेशा किसी न किसी हमलावर को बुलाती है। 13वीं सदी में यही हुआ। एशिया के बीच से एक बहुत बड़ी ताकत उठी, मंगोल साम्राज्य। मंगोलों की सेना तेज थी, संगठित थी और बेहद क्रूर थी। हजारों घुड़सवार सैनिक जो तेज, संगठित और बेहद क्रूर थे, पूरे एशिया को पार करते हुए इन स्लाविक इलाकों तक पहुंच गए। जो भी उनके रास्ते में आया वो बच नहीं पाया। शहर जला दिए गए, लोग मार दिए गए या गुलाम बना लिए गए। पूरा इलाका तबाह हो गया। आखिरकार स्लाविक लोगों को हार माननी पड़ी। अब स्थिति ये थी कि ये लोग मंगोलों को टैक्स देने लगे, जबकि मंगोल साम्राज्य हजारों किलोमीटर दूर था। ये सिर्फ राजनीतिक हार नहीं थी, ये एक मानसिक हार थी। इन लोगों को समझ आ गया था कि उनकी जमीन उन्हें सुरक्षित नहीं रख सकती। लेकिन इसी दौर में एक छोटा सा शहर धीरे धीरे ताकतवर बन रहा था। उस शहर का नाम था मॉस्को। मॉस्को की शुरुआती ताकत तलवार या सेना से नहीं बल्कि व्यापार से आई। शहर ने पहले पैसा कमाया और उसी पैसे ने उसे धीरे धीरे हथियार, सैनिक और सुरक्षा देने की ताकत दी। इस पूरी आर्थिक ताकत की सबसे बड़ी वजह थी फर का व्यापार। उस समय यूरोप में जानवरों की खाल यानी फर बेहद कीमती मानी जाती थी। कई जगहों पर इसकी कीमत सोने से भी ज्यादा थी। मॉस्को यूरोप को फर बेचता था और बदले में यूरोप से उसे मिलती थी नई हथियार तकनीक, गन पाउडर और युद्ध की समझ। धीरे धीरे मॉस्को बाकी इलाकों से आगे निकलने लगा। समय के साथ मॉस्को इतना मजबूत हो गया कि वो मंगोलों को खुलकर चुनौती देने लगा। ये लड़ाई एक दिन में नहीं हुई, ये धीरे धीरे हुई, लेकिन आखिरकार मंगोलों को पीछे हटना पड़ा। ये पहली बार था जब स्लाविक लोगों ने महसूस किया कि वो पूरी तरह बेबस नहीं है। लेकिन एक समस्या अब भी थी, जमीन वही थी, खुले मैदान बिना किसी प्राकृतिक सुरक्षा के। मॉस्को के शासकों ने ये बात साफ समझ ली थी कि अगर भविष्य में जिंदा रहना है तो सिर्फ सेना से काम नहीं चलेगा। उन्हें ऐसी सीमाएं चाहिए थीं जिन्हें पार करना आसान ना हो। यहीं से रूस की सोच बदल गई। अब रूस सिर्फ बचाव नहीं चाहता था, अब वो इतना फैलना चाहता था कि दुश्मन उसके मुख्य इलाकों तक पहुंच ही ना सके। इसलिए रूस ने धीरे धीरे अपने आसपास की जमीन पर कब्जा करना शुरू किया। पहले पश्चिम की तरफ जहां पहाड़ थे और व्यापार के रास्ते थे, फिर नजर गई पूर्व की तरफ। पूर्व में एक बहुत विशाल इलाका था, साइबेरिया। ये इलाका ज्यादातर खाली था, लोग बहुत कम थे, ठंड बेहद ज्यादा थी। कोई बड़ी ताकत वहां नहीं थी जो रूस को रोक सके। इसलिए रूस ने धीरे धीरे बिना बड़े युद्ध के इस इलाके में घुसना शुरू किया। साइबेरिया पर कब्जा करना आसान था, लेकिन वहां रहना आसान नहीं था। ठंड जानलेवा थी, रास्ते लंबे थे और सरकार बहुत दूर थी। लेकिन इसी बर्फीली जमीन में रूस को एक और बड़ा फायदा मिला, मोटी खाल वाले जानवर।
इनकी खाल यूरोप में बेहद महंगी बिकती थी। यही वजह बनी कि रूस रुकने के बजाय और आगे बढ़ता चला गया। धीरे धीरे रूस साइबेरिया पार करता हुआ प्रशांत महासागर तक पहुंच गया। इतनी दूरी तक फैल जाना उस समय किसी के लिए सोचना भी मुश्किल था, लेकिन रूस के लिए ये अब जरूरत बन चुकी थी। अपनी सुरक्षा और भविष्य को पक्का करने के लिए उसे आगे बढ़ना ही था। जब रूस साइबेरिया में घुस चुका था तब ये साफ हो गया था कि अब ये सिर्फ एक राज्य नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा साम्राज्य बन रहा था जो हर साल पहले से ज्यादा फैल रहा था। हैरानी की बात यह थी कि इस फैलाव में कोई लगातार चलने वाली बड़ी लड़ाइयां नहीं थी। ना यूरोप जैसे लंबे युद्ध हुए, ना समुद्रों पर कब्जे की होड़ लगी और ना ही हर जगह खून खराबा हुआ। रूस आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक अलग तरीके से। इसी अलग तरीके में सबसे अहम भूमिका उन लोगों की थी जो सीधे राजा की नियमित सेना का हिस्सा नहीं थे। साइबेरिया में रूस को सबसे पहले आगे बढ़ाने वाले यही लोग थे जिन्हें कॉसैक कहा जाता था। कॉसैक कोई एक जाति नहीं थे, वे ज्यादातर ऐसे लोग थे जो सीमावर्ती इलाकों में रहते थे, शिकार जानते थे, घुड़सवारी जानते थे और कठिन हालात में जीना जानते थे। सरकार उन्हें हथियार देती थी, थोड़ी आज़ादी देती थी और बदले में उनसे बस एक काम चाहती थी, नए इलाकों की खोज। कॉसैक नदियों के रास्ते आगे बढ़ते थे क्योंकि साइबेरिया में सड़कें नहीं थी, लेकिन नदियां हर जगह थीं। वो किसी इलाके में पहुंचते और वहां रुकने वाली जनजातियों से मिलते। ज्यादातर मामलों में वो सीधे युद्ध शुरू करने के बजाय पहले बातचीत करते थे। उन्हें समझाया जाता था कि अगर वो रूस के अधीन आ जाएं तो उन्हें अपनी जमीन पर रहने दिया जाएगा, अपनी भाषा बोलने की आज़ादी होगी और अपने रीति रिवाज भी निभाने दिए जाएंगे। बदले में उन्हें बस एक चीज देनी होती थी, फर टैक्स, जिसे रूस में यासाक कहा जाता था। बहुत सारी जनजातियों के लिए यह सौदा बुरा नहीं था। वो पहले भी किसी न किसी ताकत को कुछ न कुछ देते ही थे। अब उन्हें बदले में एक बड़े साम्राज्य की सुरक्षा मिल रही थी। इसी वजह से कई इलाकों में रूस का कब्जा बिना किसी बड़ी लड़ाई के हो गया। लेकिन ये हर जगह आसान नहीं था। कुछ जनजातियों ने विरोध किया, कुछ ने टैक्स देने से इनकार किया, कुछ ने कॉसैक चौकियों पर हमला भी किया। ऐसी स्थिति में रूस पीछे नहीं हटता था। अगर बात से काम नहीं चलता तो सेना भेजी जाती थी, छोटे किले बनाए जाते थे और धीरे धीरे उस इलाके पर पूरा नियंत्रण कर लिया जाता था। इस पूरे विस्तार में रूस ने एक बहुत अहम बात का ध्यान रखा, वो ये कि वो नए इलाकों पर कब्जा तो करता था, लेकिन वहां के लोगों को रूसी बनाने की जल्दी नहीं करता था। उनकी भाषा नहीं छीनी जाती थी। शुरुआती दौर में उनका धर्म जबरदस्ती नहीं बदला जाता था। उनकी पहचान मिटाने की कोशिश नहीं होती थी। यही वजह थी कि इतने अलग अलग लोग रूस का हिस्सा बनते चले गए। जैसे जैसे रूस पूर्व की ओर बढ़ता गया, वैसे वैसे दूरी बढ़ती गई। मॉस्को से साइबेरिया तक हजारों किलोमीटर का फासला था। कई बार ऐसा होता था कि सरकार को महीनों तक ये नहीं पता चलता था कि आगे क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी रूस रुकता नहीं था, क्योंकि हर नया इलाका उसे 3 चीजें दे रहा था: जमीन, संसाधन और सुरक्षा। 17वीं सदी तक रूस साइबेरिया पार कर चुका था और अब वो प्रशांत महासागर के किनारे खड़ा था। ये एक बहुत बड़ी बात थी। अब रूस के पास यूरोप और एशिया दोनों तरफ पहुंच थी। ये सिर्फ जमीन का विस्तार नहीं था, ये रणनीतिक ताकत थी। लेकिन इतने बड़े इलाके को संभालना आसान नहीं था। इसलिए रूस ने धीरे धीरे प्रशासन को बदला। नए इलाकों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया। वहां कुछ स्थानीय नेताओं को प्रशासन में सीमित भूमिका दी गई। राजधानी से आदेश आते थे, लेकिन रोजमर्रा का काम स्थानीय स्तर पर ही होता था। इससे 2 फायदे हुए। पहला, लोगों को ये महसूस नहीं हुआ कि उन पर कोई बाहरी ताकत राज कर रही है। दूसरा, सरकार को हर छोटी बात में सीधा दखल नहीं देना पड़ा। समय के साथ रूस एक ऐसे ढांचे में बदलने लगा जहां अलग अलग पहचान वाले इलाके एक ही देश का हिस्सा थे। कुछ जगहों पर लोग तुर्किक भाषा बोलते थे, कुछ जगहों पर मंगोल मूल के लोग थे, कुछ इलाकों में इस्लाम था तो कुछ में बौद्ध धर्म। लेकिन ये सब एक ही सत्ता के तहत था। यही वजह थी कि रूस का आकार बढ़ता चला गया, लेकिन वो अंदर से टूट नहीं पाया, क्योंकि उसने हर इलाके को अपनी जगह दी। 18वीं सदी तक आते आते रूस पूरी तरह बदल चुका था।
अब ये एक सीमित राज्य नहीं था, ये एक ऐसा देश बन चुका था जो नक्शे पर फैलता ही जा रहा था। और सबसे अहम बात ये थी कि ये विस्तार अब रुकने वाला नहीं था। 18वीं सदी के बाद रूस इतना फैल चुका था कि अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती जमीन लेना नहीं, बल्कि इतने अलग अलग इलाकों और लोगों को एक साथ संभालना था। देश के अंदर मौसम, लोग और संस्कृतियां हर जगह अलग थीं, लेकिन रूस ने ऐसा ढांचा अपनाया जिसने उसे अंदर से टूटने नहीं दिया। रूस ने ये समझ लिया था कि अगर वो हर इलाके पर एक जैसी भाषा, एक जैसा धर्म और एक जैसी संस्कृति थोपेगा तो ये साम्राज्य ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। इसलिए रूस ने अलग रास्ता चुना। उसने कहा कि इलाके हमारे होंगे, लेकिन लोगों की पहचान उनकी रहेगी। समय के साथ रूस ने अपने देश को छोटे छोटे प्रशासनिक हिस्सों में बांटना शुरू किया। आज का रूस एक फेडरेशन है। इसका मतलब ये है कि ये देश कई हिस्सों से मिलकर बना है, जिन्हें कुछ हद तक अपना काम खुद चलाने की आज़ादी है। आज रूस में कुल 85 फेडरल सब्जेक्ट्स हैं। इनमें से 22 रिपब्लिक हैं। इन रिपब्लिकों की अपनी भाषा हो सकती है, अपना संविधान हो सकता है और अपनी संस्कृति भी, लेकिन विदेश नीति, सेना और अंतर्राष्ट्रीय फैसले केंद्र सरकार के हाथ में रहते हैं। यही ढांचा रूस को जोड़े रखने की सबसे बड़ी वजह बना। लोगों को ये महसूस नहीं हुआ कि उनकी पहचान छीनी जा रही है। इसी वजह से रूस के अंदर ऐसे इलाके भी हैं जो बाकी रूस से बिल्कुल अलग दिखते हैं, जैसे साखा गणराज्य, जिसे याकुतिया भी कहा जाता है। ये इलाका रूस के सुदूर पूर्व में है। ये लगभग 31 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ के लोग आम रूसी जैसे नहीं दिखते। इनकी भाषा अलग है, संस्कृति अलग है। यहाँ की राजधानी याकुत्स्क दुनिया के सबसे ठंडे शहरों में से एक है। ये इलाका हीरो के लिए मशहूर है। दुनिया के हीरो का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। एक और उदाहरण है दागेस्तान। ये इलाका काकेशस क्षेत्र में है। यहाँ का मौसम बाकी रूस से अलग है। यहाँ 14 प्रमुख आधिकारिक भाषाएं हैं और इसके अलावा कई स्थानीय भाषाएं भी बोली जाती हैं। यहाँ की लगभग 80% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है। फिर भी ये रूस का हिस्सा है। चेचन्या भी ऐसा ही इलाका है। 1990 के दशक में चेचन्या ने अलग होने की कोशिश की। इसी वजह से यहाँ युद्ध हुए, हिंसा हुई और आतंकवाद भी बढ़ा, लेकिन अंत में रूस ने इसे अपने फेडरेशन में बरकरार रखा। आज भी चेचन्या की भाषा, पहनावा और संस्कृति रूस के बाकी हिस्सों से अलग है। इसी तरह कालमिकिया एक ऐसा क्षेत्र है जहां बौद्ध धर्म प्रमुख है। ये दुनिया का इकलौता बौद्ध बहुल इलाका है जो यूरोप में है। यहाँ के लोग मंगोल मूल के हैं और उनकी पहचान बाकी रूस से अलग है। तुवा गणराज्य में रूसी भाषा बोलने वाले लोग अल्पसंख्यक हैं। ये इलाका मंगोलिया के ज्यादा करीब माना जाता है, फिर भी ये रूस का हिस्सा है। इन सब एग्जाम्पल से एक बात साफ होती है, रूस ने अपने देश को एक जैसी पहचान में ढालने की कोशिश नहीं की। उसने अलग अलग पहचान को एक छत के नीचे रहने दिया। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े झटके की जो रूस को लगा। 1991 सोवियत यूनियन टूट गया। उस समय रूस आज से भी बड़ा था। यूक्रेन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बाल्टिक देश सब अलग हो गए। रूस ने एक बहुत बड़ा इलाका खो दिया, लेकिन इसके बावजूद रूस पूरी तरह नहीं टूटा। इसकी वजह ये थी कि जो इलाके अलग हुए वो पहले से ही अलग पहचान रखते थे और जो रूस में बचे वो इस ढांचे के आदी हो चुके थे। फेडरल सिस्टम ने रूस को अंदर से टूटने से बचा लिया। आज का रूस आज भी दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इतनी विविधता, इतना बड़ा आकार, इतनी अलग अलग सोच, इन सब के बावजूद रूस एक देश बना हुआ है। ये इसलिए नहीं कि वहाँ कोई जादू है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका विस्तार मजबूरी से शुरू हुआ और उसका टिके रहना समझदारी से। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।